हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगति एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फ्यूचर गोल्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 21 जनवरी 2024 को जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस और ईवीएस के 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। हम इस वीडियो में ईवीएस के बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उनको कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है बिकॉज इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे आप एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग घड़सीसर लेक इज़ नॉट ट्रू। तो घड़सीसर जो लेक है उसके बारे में जो तालाब है उसके बारे में इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो हाँ, सही नहीं है वो हमें बताना है। पहले तो मैं आपको घड़सीसर के बारे में बता देती हूँ। घड़सीसर में जो सर वर्ड है उसका मतलब होता है पौंड यानी कि तालाब, और इसे राजा घड़सी ने बनवाया था, वो जैसलमेर के राजा थे। और जो ये तालाब जो होते थे उनमें घाट के साथ साथ बरामदे और कमरे हॉल सब कुछ देखने को मिलते थे, सब कुछ बना होता था। और ऐसे कर के 9 तालाब बने हुए थे गढ़सीसर में। जैसे ही इसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था और जैसे ही एक तालाब में पानी भर जाता था तो उसके नीचे वाले तालाब में वो पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता था। कुछ इस तरह से 9 तालाब को एक के बाद एक बनाया गया हुआ था। तो इससे जो है वहाँ के लोगों को पूरे साल पानी की कोई कमी नहीं होती थी। तो लोगों के साथ मिलके जैसलमेर के राजा घड़सी ने इसको बनवाया था। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है यह तालाब आज भी प्रयोग में है, क्या आज भी यूज़ किए जाते हैं ये तालाब। दूसरा है किंग घड़सी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड, उन्होंने जैसलमेर के जो राजा घड़सी थे उन्होंने इसको बनवाया था। तो बिल्कुल ये ऑप्शन तो सही है। ये लगभग 650 साल पहले बनाया गया था, बिल्कुल ये 650 साल पहले बनाया गया था, ये भी सही है। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ है, 9 तालाब एक के बाद एक जुड़कर ये जो पूरा तालाब है वो ये तालाब बने हुए हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है कि ये आज भी प्रयोग में लाया जाता है तो ये गलत है। जो ये तालाब है वो बिल्कुल उजड़ चुके हैं और इनके रास्ते में घर और बाकी सारी चीज़ें बन गई हैं, बसावट हो चुकी है। तो अब तालाब का पानी, जो बारिश का पानी है वो तालाब में ना जाकर इधर उधर बह जाता है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है 81 का फर्स्ट वो गलत है। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं 82 पे। ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट हमें क्या दी हुई है, हमें 2 स्टेटमेंट दी हुई है, उसमें से हमें करेक्ट और इनकरेक्ट देखना है। पहली है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो जो इंडस रिवर है और उसके ट्रिब्यूटरीज हैं उसके आसपास जो है वो शहर बसे थे और नगर बसे थे। कितने साल पहले? 4700 साल पहले। एक तो ये स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, सेकंड वाली, ये गलत है। गंगा तो वैसे ही एक प्राचीन नदी है, तो 1500 साल पहले उसके आसपास नगर बसे थे। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, बी वाली, वो बिल्कुल गलत है। बट ए स्टेटमेंट जो है हमारी वो सही है। तो इस जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ। यानी कि ए सही है किंतु बी गलत है। अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिए जाते हैं, मतलब तो 1-2 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो शायद आपने ना पढ़े हों। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई नेगेटिव मार्किंग वाला एग्ज़ाम तो होता नहीं है, तो आप तुक्का भी लगा सकते हो इसमें। थर्ड क्वेश्चन कहता है एन ईवीएस टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू थिंक एन आंसर, व्हाई डू वी फील कंफर्टेबल इन वुलन क्लोथ ड्यूरिंग विंटर। तो जो ईवीएस की टीचर है, शिक्षिकाएं है, वो अपने छात्रों से क्या कहती हैं कि आप सोच कर मुझे जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछती हैं, हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं, हम क्यों पहनते हैं ऊनी कपड़े।
तो ये किस तरह का क्वेश्चन है, वो कौन-सी स्किल बच्चों में डेवलप करना चाहती हैं और ये किस तरह का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन, कन्वर्जेंट क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो मैं आपको इन चारों में डिफरेंस बता देती हूँ। फैक्चुअल क्वेश्चन क्या होता है? फैक्ट पे बेस्ड, मतलब वो जो चीज़ें पहले से हैं और मतलब एक तरह से उनका आंसर, उसमें कुछ सोचने वाली कोई चीज़ नहीं है, सोचने वाली कोई बात नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि इंडिया गेट कहाँ पे है, तो ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है कि न्यू दिल्ली में है। और दूसरा जो है कन्वर्जेंट क्वेश्चन क्या होता है? उसका एक ही आंसर होता है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन भी कन्वर्जेंट क्वेश्चन हो सकता है। जैसे जिसका एक ही आंसर हो। इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया जिसका सिर्फ़ एक ही आंसर है, तो इसमें बहुत सोचने वाली कोई भी बात नहीं होती, तो वो कन्वर्जेंट क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन। फिर आता है थर्ड है होता है एनालिटिकल क्वेश्चन, विश्लेषणात्मक प्रश्न। इस इन प्रश्नों में क्या होता है कि एनालाइज़ करता है, जिससे जैसे ये इस क्वेश्चन में क्या करेगा, आप बच्चों से ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो वो पूरा उन्हें एनालाइज़ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा है टीचर ने, व्हाई डू वी फील कंफर्टेबल इन वुलन क्लोथ्स, ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है। प्रॉपरली उसको, जैसे हम इन क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं ना, सीटेट के जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हम प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हम सोचेंगे कि कौन सा क्या इसका मतलब उत्तर होगा। तो उस तरह से एनालाइज़ करना, सोचना कि क्यों, उसका रीज़न जानने की कोशिश करना, एक तरह से उसका रीज़न जानने की कोशिश करना। ये कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है कि उसका एक ही आंसर है, उसको रट लिया बस हो गया, नहीं। तो ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है कि सर्दियों में वुलन क्लोथ्स ही क्यों पहने जाते हैं, क्यों हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, कैसे वो हमें ठंड से बचाते हैं। फिर फोर्थ है हाइपोथेटिकल, मतलब कोई अनुमान लगाना या कोई कल्पना करना। तो इसमें कल्पना करना जैसे, या कोई मतलब कल्पना करने वाली कोई बात नहीं है इसमें। आप किस चीज़ की कल्पना करेंगे इसमें? कोई काल्पनिक चीज़ तो है नहीं जिसकी आपको इमेजिन करना है कि इमेजिन करो कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज़ एनालिटिकल क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम लोग 84th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पोचमपल्ली इज़ अ फेमस डिस्ट्रिक्ट फॉर इट्स ब्यूटीफुली डिजाइंड ब्राइट कलर्ड साड़ीज फॉर स्पेशल काइंड ऑफ वीव विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोचमपल्ली। इट इज़ अ पार्ट ऑफ, तो पोचमपल्ली एक खूबसूरत डिज़ाइन है, डिज़ाइन की चमकदार रंगों की साड़ी और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए विख्यात है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो पोचमपल्ली एक जगह का भी नाम है जहाँ पर पोचमपल्ली एक जो स्पेशल तरह की वीविंग की जाती है, जिसे जिसे भी पोचमपल्ली कहा जाता है, उस वीविंग को भी पोचमपल्ली कहा जाता है। और उस जगह का नाम भी पोचमपल्ली है। वहाँ के ज़्यादातर लोग वीवर्स होते हैं, यानी कि बुनकर होते हैं जो बुनाई का काम करते हैं, और वो पोचमपल्ली अ, जो बुनाई करते हैं उसको पोचमपल्ली या कलमकारी ये सब कहा जाता है। तो ये इंडिया में कौन सी जगह का पार्ट है, कौन से स्टेट का पार्ट है? तो इसका जो राइट आंसर होगा तेलंगाना होगा। तो पोचमपल्ली जो है वो तेलंगाना का एक फेमस डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला है फेमस, जहाँ पे जो बुनाई की जाती है उसको पोचमपल्ली कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 85। It has been observed by bird watchers that there is a peculiar species of birds. The male bird make their own nest and the female bird looks at all nest and select one of she likes the best and decides in which nest to lay her eggs. तो इस ये प्रश्न जो है हम लोगों से कह रहा है कि बर्ड वॉचर्स ने ये देखा कि एक जो स्पेशल तरह के बर्ड्स होते हैं उसमें क्या होता है, मेल बर्ड जो है वो अपने अपना घोंसला बनाता है और फीमेल बर्ड उन सारे घोंसलों को देखती है, मेल बर्ड्स के घोंसलों को देखती है, और उसमें से उसे जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें वो अंडे देती है। तो ये कौन सी बर्ड है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वीवर बर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। वीवर बर्ड क्या करती है? वीवर बर्ड में जो मेल वीवर बर्ड होता है वो नेस्ट बनाने का काम करते हैं, और फीमेल वीवर बर्ड उन सारे नेस्ट को देखती है और जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें वो अंडे देती है। अब इसके और भी ऑप्शंस हम देख लेते हैं। पहला है
सनबर्ड क्या करते हैं, सनबर्ड जो है वो हैंगिंग नेस्ट बनाते हैं और उनकी ये खासियत है। सेकंड है टेलर बर्ड अपने चोंच की मदद से, उनकी पॉइंटेड बीक होती है जिसकी मदद से वो लीव्स को सी लेते हैं, मतलब कि सीव कर लेते हैं और उसमें जो है उसको बैग की तरह बना के लीव्स को सिल कर वो अपने बीक से और उसमें एग्स ले करती है। फोर्थ है इंडियन रॉबिन जो होते हैं वो स्मॉल इंसेक्ट्स को खाती हैं और इनकी जो चोंच होती है, बीक होती है, वो अंदर से रेड रेड होती है, लाल होती है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वीवर बर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनी बीज लिव इन बीहाइव्स। इसमें से हमें ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है कि मधुमक्खियाँ छत्तों में रहती हैं और हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट दूसरी पढ़ लेते हैं। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। And there are only a few male bees in hive which have special role as worker। वो एक तरह से उनका कोई स्पेशल रोल होता है। पहली बात तो जो मेल बीज होते हैं बीहाइव में उनका कोई भी खास रोल किसी भी चीज़ में नहीं होता। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट होगा। थर्ड पढ़ देती हूँ मैं। मोस्ट ऑफ द फीमेल बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज हु वर्क ऑल डे इन मेकिंग द हाइव एंड ऑल्सो लुकिंग आफ्टर द बेबी बीज। ये भी ठीक है कि कुछ जो छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ होती हैं वो श्रमिक का काम करती हैं और वो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं, ये भी ठीक है। फोर्थ वाला पढ़ लेते हैं। द वर्कर बीज फ्लाई अराउंड लीची फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर फॉर हनी। श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि जो वर्कर बीज होती हैं वो नेक्टर के लिए, जो शहद होता है उसको ढूंढने के लिए, मतलब शहद तो वो फूलों के रस से बनाती हैं, तो लीची के पेड़ जो होते हैं उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं और शहद ढूंढते हैं दिन भर। तो डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, बट इसमें हमें दो ही दे रखे हैं, ए डी, ए बी, सी डी या ए सी। तो जो सबसे ज़्यादा करेक्ट जो ऑप्शंस हैं इनमें से वो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं और हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। और फोर्थ वाला ऑप्शन श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए और डी होगा, यानी कि फर्स्ट वाला जो इसका ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ आपको। जो अ, ये जो शहद के लिए और लीची के पेड़ जो है सबसे ज़्यादा वो बिहार का एक बोचाहा विलेज है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और वहाँ पे मधुमक्खी पालन भी बहुत ज़्यादा होता है। और मधुमक्खी पालन को बेसिकली एपीकल्चर कहा जाता है। और मधुमक्खी का जो डंग होता है, वो मधुमक्खी जो डंग मारती है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, राइट। तो ये कुछ बातें हैं और बाकी आप पूरा इसको डिटेल में एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है बोरा इज़ अ कॉमन वेराइटी ऑफ राइस यूज्ड इन असम। बोरा एक असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है और ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। बोरा एक किस्म के चावल होते हैं जो बनाने के बाद, पकाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं और ये असम में पाए जाते हैं। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इसको खाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है पैडी ग्रोज वेल इन क्ले सॉइल एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। धान जो होता है वो चिकनी मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से पैदा होता है, उसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है चिकनी मिट्टी में और इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए होता है। पहली बात तो चिकनी मिट्टी जो होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, मतलब पानी को बह जाने नहीं देते, वो पानी को होल्ड कर लेते हैं चिकनी मिट्टी। तो चावल को क्या चाहिए, धान की फसल उगाने के लिए हमें बहुत सारा पानी चाहिए होता है। तो हम ऐसी मिट्टी में उसको उगाएंगे ना जो पानी को होल्ड करके रख सके।
तो चिकनी मिट्टी जो होती है वो धान को उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, क्योंकि वो वाटर को होल्ड करके रखती है और धान को उगाने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो स्टेटमेंट बी भी बिल्कुल करेक्ट है। तो 87 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, ए और बी दोनों सही हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। हमें देखना है कि क्या जो असर्शन है वो करेक्ट है, रीज़न क्या करेक्ट है, और क्या ये रीज़न इस असर्शन के लिए बिल्कुल सही है। पहला असर्शन है, वी कैन कुक फूड ईजिली एट सी लेवल एज़ कम्पेयर टू हाई एल्टीट्यूड्स। तो सबको पता है होगा कि जितना हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर, हाई एल्टीट्यूड में मतलब ज़्यादा हाइट पर जाएंगे हम, जैसे माउंटेन्स की तरफ जाते हैं हम हायर एल्टीट्यूड पे, तो टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठंड बढ़ने लगती है। राइट, तो सी लेवल पे जितना रहेंगे उतना ही ज़्यादा ईज़िली फूड कुक हो सकता है। फूड को कुक करने के लिए क्या चाहिए, गर्मी चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। और हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, कम टेम्परेचर होता है। तो वहाँ से ज़्यादा फूड कहाँ ज़्यादा ईज़िली कुक होगा, वो सी लेवल पे ज़्यादा ईज़िली कुक होगा। ठीक है, तो ये एक असर्शन। इसका रीज़न क्या दिया हुआ है, एट हाई एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। क्या हाई एल्टीट्यूड पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है वाटर का, ऐसा होता है। तो इसमें जी नहीं, ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं एक दूसरे को ये स्टेटमेंट। तो इसमें एट तो ट्रू है कि हमें सी लेवल पे जो है ईज़िली हम फूड को कुक कर सकते हैं, राइट। बट इसके लिए जो रीज़न दे रखा है कि हाई ऑल्टीट्यूड पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाता है, ये गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 88 का, वो फोर्थ होगा। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, यानी कि फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो उसका बिल्कुल सही है। ए तो सही है लेकिन रीज़न इसके लिए जो गिवन है वो रीज़न बिल्कुल गलत है। फिर 89th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 89th क्वेश्चन कहता है, अ चैप्टर इन ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी डिस्क्राइब्स Vahida Prism and her experience in the Navy as a doctor. What are the reasons for including this chapter? पहले तो मैं आपको वाहिदा प्रिज्म के बारे में बता देती हूँ, फिर हम देखेंगे कि इस चैप्टर को एनसीईआरटी की किताब में, जो ईवीएस की बुक है उसमें इस चैप्टर को इंक्लूड करने का रीज़न क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों इस चैप्टर को शामिल किया गया है एनसीईआरटी में, बच्चों को क्या बताने की जो कोशिश की जा रही है इस चैप्टर के थ्रू। तो वाहिदा प्रिज्म जो है वो जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िला के में एक धन्ना मंडी गांव है, वहाँ की रहने वाली हैं। और ये समुद्री जहाज़ में काम करती हैं, डॉक्टर के एज अ डॉक्टर वो काम करती हैं, और बहुत गिनी चुनी महिलाओं में से हैं जो जहाज़ के ऊपर काम करती हैं। और ये पहली महिलाएं जिन्होंने पूरे परेड की कमान संभाली थी। और ये पूरे परेड की कमान संभालना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। सो देख लेते हैं क्यों इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। पहला है, हर एक्सपीरियंस चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप, जो पूर्व धारणा है लड़कियों के बारे में कि लड़कियां आर्मी में नहीं जाती, नेवी में काम नहीं कर सकती, इसको चुनौती दी गई है, इस पूर्व धारणा को चुनौती दी गई है, इस रूढ़िवादी सोच को। बिल्कुल सही बात है, ताकि बच्चे ये सीख सकें कि इस जेंडर स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया जा सके कि लड़कियां जो हैं वो आर्मी में और नेवी जैसी जो जॉब्स हैं वो नहीं कर सकती। सेकंड है, हर स्टोरी गिव्स अ पीप इनटू द लाइफ ऑफ अ मेडिकल ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेस। उनकी कहानी से सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। बिल्कुल, हमें उनकी जो स्टोरी है उसको पढ़ के ये पता चलता है कि क्या लाइफ होती है एक मेडिकल ऑफिसर की आर्म्ड फोर्स के अंदर। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सी है, अंडरस्टैंडिंग दैट प्रिज्म रिफ्लेक्ट्स 7 कलर्स। ये समझना कि प्रिज्म जो है 7 रंगों को दर्शाता है। तो उनका नाम वाहिदा प्रिज्म है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस चैप्टर को इंक्लूड करने का ये मतलब नहीं है कि वहाँ वो प्रिज्म के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि प्रिज्म जो है 7 कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है।
तो ये स्टेटमेंट गलत है। सी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। डी देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय हर एंड हर वेज ऑफ टैकलिंग दैम। तो इस चैप्टर में हमें ये भी जानने को मिलता है कि क्या क्या कठिनाई आई उनको जब उन्होंने एज अ आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन किया और आर्म्ड फोर्सेस में वर्क किया, और कैसे उन्होंने उसको टैकल किया। वो उनसे मतलब उनके निपट उस परेशानियों से और उन कठिनाइयों से निपटने के जो तरीके हैं वो बताने की कोशिश की गई है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी, और बाकी ए, बी और डी वो ये तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 89 का वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ बी, डी एंड ए, राइट। 90th क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि ईवीएस का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा। सीमा एन ईवीएस टीचर ऑर्गेनाइज्ड अ फील्ड ट्रिप टू जू फॉर हर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रिप टू द जू। सीमा एक ईवीएस की शिक्षिका हैं जो अपने बच्चों को चिड़ियाघर भ्रमण के लिए ले जाती हैं, घुमाने के लिए, मतलब दिखाने के लिए ले जाती हैं चिड़ियाघर। तो वो ऐसा क्यों करती हैं, उनका उद्देश्य क्या है, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कारण हो सकता है। तो पहला है कि वो बच्चों को जानवरों के नाम याद कराना चाहती हैं, इसलिए वो चिड़ियाघर, तो जानवरों के नाम तो वो क्लासरूम में बैठ के भी लर्न कर लेते, इसमें चिड़ियाघर ले जाने वाली तो कोई बात है नहीं। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। और याद कराना, रिकॉल कराना, रट्टे लगवाना, ये नेगेटिव वर्ड होता है, ये नहीं होगा। सेकंड है टू रिलेट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एनिमल्स। जो भी कॉन्सेप्ट उनको पढ़ाए गए हैं टीचर के द्वारा, उनको वो रियल लाइफ में जाके चिड़ियाघर में जाके उनको वो रिलेट कर सके, उन मतलब उसको जो रियल लाइफ है उससे जोड़कर देख सके, इसके लिए वो उनको लेके गई हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने का यही मकसद होगा टीचर का, कि वो उसने जो भी एनिमल्स के बारे में उनको बताया है उनको रियल लाइफ में उनको वो एक्सपीरियंस कर सकें चीज़ों को। थर्ड है टू प्रमोट प्रोसेस स्किल। प्रोसेस स्किल क्या होती है, अब जैसे हम बहुत सारे ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं कि एक टास्क दिया जाता है बच्चों को सर्वे करने का या कुछ भी करने का, जिसमें वो चीज़ों को मतलब एक्सप्रेस करते हैं और उसको इन्फर करते हैं, परिणाम निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रोसेस स्किल्स में आती हैं। एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें, तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए बिल्कुल इससे ये सारी चीज़ें भी प्रमोट होंगी। बच्चे ऑब्ज़र्व करेंगे, ऑब्ज़र्व करने के बाद इन्फर करेंगे, इन्फर करने के बाद उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो ये प्रोसेस स्किल को क्या करता है, प्रमोट करता है। फिर डी वाला जो ऑप्शन है वो असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग एट द जू। बच्चों ने क्या क्या सीखा उस चीज़ को असेसमेंट करने के लिए वो उनको चिड़ियाघर ले गए हैं। बिल्कुल जो एनिमल का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में उन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखी, कितना वो जान पाए, उसको असेस करने के लिए, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 90 जो क्वेश्चन नंबर 90 है उसका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी बिल्कुल करेक्ट है, और ए वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बी, सी एंड डी। बी, सी एंड डी आर करेक्ट। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव क्या है, बी, सी और डी है। और ए वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो सही नहीं है। सो हमारे आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं यहीं पे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक भी कर देना, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको और वीडियो के बारे में आगे आने वाली पता चल सके। एंड या सो नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो जनवरी 2024 में जो भी क्वेश्चंस आए हैं सीटेट पेपर 1 में मैथ्स में, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। एंड सो या स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।